हेलो दोस्तों, कामाख्या कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोग को जो पढ़ाने जा रहा हूं वो पूरे क्लास 10th के जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं, मिक्स क्वेश्चन, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें से लगभग अधिक क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस हैं। तो सोचे कि आप लोग को इसको बताया जाए ताकि एग्जाम के समय आप लोग इसको करने में सक्षम रहें। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव में। जैसे ही पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का, उसमें पूछ रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। सबको मालूम है कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान जो तत्व हैं, जीरो ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं उनको निष्क्रिय तत्व कहा जाता है, और या निष्क्रिय कहो या अक्रिय कहो। तो पूछा जा रहा है कि हीलियम कैसा तत्व। इसमें ऑप्शन दिया है अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। इसमें अक्रिय आंसर होगा इसका। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात। देखिए परमाणु संख्या का अनुपात, जल का जो सूत्र होता है H2O, और इसमें परमाणु संख्या का अनुपात पूछ रहा है, यानी कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने कितने भाग है। तो हाइड्रोजन जो है 2 भाग होता है और ऑक्सीजन जो होता है 1 भाग होता है। और इसको हम लोग अगर अनुपात में लिखेंगे तो 2:1 होता है, जो ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए इसी को अगर मान लो पूछ दिया कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार के विचार से कितने, भार के विचार से इनका अनुपात कितना होता है। तो जल का जो भार होता है 1 होता है, 2 है तो ये 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का जो होता है भार वो होता है 16, और 2:16 इनको कटा देंगे हम, 2 एकम 2, 2 आठे 16। तो भार के विचार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:8 होता है। तो एक क्वेश्चन से हम लोग 2 क्वेश्चन सीखे। पहले तो सीखे कि हम लोग कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। तो 2:1 होता है। चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्त किसको कहते हैं, तो जो क्षैतिज लाइन होते हैं, क्षैतिज रेखाएं होती है उनको हम लोग आवर्त कहते हैं, और जो उदग्र रेखाएं होती है उनको हम लोग समूह बोलते हैं। तो आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं, तो ये 7 हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, आगे पूछ रहा है कि सिलिकॉन क्या है। ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। आपको बता देना चाहते हैं कि सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये 3 जो हैं उपधातु कहलाते हैं, जिसमें हमेशा क्वेश्चन बदल बदल के पूछता है। कभी सिलिकॉन देगा तो कभी जर्मेनियम देगा तो कभी आर्सेनिक देगा। तो सिलिकॉन एक उपधातु है, याद रखिएगा। सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है। ठीक। 5 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कार्बन चैप्टर से क्वेश्चन है, और कह रहा है कि OH बॉन्ड OH जो है का क्रियाशील मूलक कौन है। ऑप्शन दिया है कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो OH का जो क्रियाशील मूलक जो होता है वो जो होता है एल्कोहल होता है। तो ये हो जाएगा एल्कोहल इसका आंसर। आगे देखते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनने के लिए प्रकाश संश्लेषण का होना जरूरी है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सभी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो सभी जंतु हैं उसको ग्रहण करते हैं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बने रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण का होना अनिवार्य है। तो प्रकाश संश्लेषण इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत क्वेश्चन दिया है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। जब श्वसन की क्रिया होती है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है,
और पूछ रहा है कि श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी जब टूटता है तो इसको कितनी ऊर्जा के रूप में टूटता है, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलो जूल पर मोल। 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की एटीपी से ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। आप सभी लोग को हम पढ़ाए हैं कि मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं, जिसको हम लोग ऐसे पढ़े थे, ऐसे आप लोग को बताए थे, हम ऐसे करके बताया गया था। इसको बताया गया था दयालीन, इसको बयालीन, इसको दयानिलय, बयानिलय। तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं जिनका नाम है दयालीन, बयालीन, दयानिलय और बयानिलय। ठीक, आगे देखिए, तो जितने भी 8 क्वेश्चन हैं इनको आप हम बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। ऑप्शन दिया है 120 mmHg, 150 mmHg, 90 mmHg, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब, अगर प्रकुंचन दाब कह रहा है तो मानव हृदय का जो ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हम लोग बीपी बोलते हैं, बीपी जो होता है 120/80 होता है। तो इसमें देख लेंगे कि प्रकुंचन दाब क्या दिया है। ऑप्शन तो दिया है 120, तो 120 आंसर हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया किस भाग में होती है? आप लोगों को बताए हैं कि पौधों में रंध्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम लोग रंध्र बोलते हैं, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्र द्वारा ही संपन्न होती है। तो पौधों में, पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग ऑप्शन में जो दिया है पत्ता, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तों में होती है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? यानी मानव द्वारा जो वृक्क बनाया गया है, कृत्रिम वृक्क, कौन से अवशिष्ट उत्पाद को रुधिर द्वारा, रुधिर मतलब कि रक्त द्वारा अपोहन अलग करता है? तो नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन को अलग करता है। ये याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे तो सब वीवीआई ही है, लेकिन ये नया क्वेश्चन है और अधिकतर बच्चा सब गलती कर देता है। आगे देखिए, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? अभी जनन चैप्टर हम बहुत ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, 2-3 दिन हो रहा है पढ़ाए हुए, और बताए थे कि हाइड्रा में जो प्रजनन विधि होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में जो होता है मुकुलन द्वारा होता है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तनांक के बारे में पढ़ाया गया था और अपवर्तनांक बताया गया था, यानी म्यू बराबर बताया गया था sin i बटा में sin r, sin i बटा में sin r बताया गया था। और यही ऑप्शन में देख लीजिए, जो sin r और sin i बटा sin r होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? देखिए, स्पेक्ट्रम एक पट्टी होती है जो वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप तैयार होती है, और स्पेक्ट्रम में जो होता है बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो इसमें अधिक कह रहा है, झुकाव अधिक कह रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा बैगनी। ठीक, इसका झुकाव अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। देखिए, एक क्वेश्चन छूट गया था 14 नंबर, इसको बता दिया जा रहा है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? आप सबको जब दर्पण पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में, गाड़ियों का अगर दीपों के रूप में, तो ये अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाने के रूप में इसका उपयोग करते हैं।
ठीक, आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्यूज द्वारा विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य कर रहा है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, क्योंकि जब उसमें हम लोग विद्युत धारा करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, इसलिए विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आगे देखिए 17 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। याद करिए आप लोग को हम बताए थे V बराबर I इंटू R, और इसी रिलेशन को पलट के क्वेश्चन पूछता है। देखिए तो इसमें हम अगर R बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो I नीचे आ जाएगा V के, यानी V बटा I। अब देख लीजिए ये रिलेशन कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है। तो प्रतिरोध पूछ रहा था तो प्रतिरोध निकालेंगे तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा विभवांतर बटा में धारा, तो R बराबर V बटा में I। 18 नंबर क्वेश्चन है डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो के मतलब कि जनरेटर से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो डायनेमो से दोनों धारा प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों धाराएं। ठीक, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा डायनेमो से प्रवाहित होती हैं, प्राप्त होती हैं। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो आप लोग को बता देना चाह रहे हैं कि डेंगू जो मच्छर होता है उस साफ जल में उत्पन्न होता है, तो साफ जल आंसर इसका होगा। देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको बनाया गया है समय लगाकर, और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बारीकी से देखना काफी जरूरी है। आइए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस किसे कहते हैं, पेड़ पौधा तथा पशुओं के अवशिष्टों से जो गैस प्राप्त होती है उन्हें हम लोग बायोगैस कहते हैं। और बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है, लकड़ी है ये है, गोबर है ये है, कोयला है ये है। नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस का स्रोत नहीं है, बायोगैस ईंधन का। उसके बाद 21 नंबर कह रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। देखिए पाइरुवेट जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, इसको हम लोग वायवीय शोषण भी कहते हैं, और वायवीय शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे इसी से क्वेश्चन पूछ देगा कि पाइरुवेट के विखंडन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण कहां होता है। तो हम लोग के पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। देखिए लेंस बनाने के लिए इन तीनों का प्रयोग किया जाता है, बस एक मिट्टी को छोड़कर। याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब उसके बराबर हो, उसमें उत्तल लेंस के कहां रखें, उत्तल लेंस में पूछ रहा है। तो उत्तल लेंस में हम आप लोग को बताए हैं कि 2f पर रखने पर प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है, और वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक, तो याद रखिएगा 2f के मतलब होता है वक्रता केंद्र, फोकस दूरी के दुगुना को वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए 24 नंबर देखते हैं, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। कहने का मतलब है कि पूछ रहा है कि सामान्य आंखों से देखने के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है।
तो आप लोग को हम पढ़ाए हैं 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, आगे देखिए लोहे की परमाणु संख्या, ये तो बहुत इजी सवाल है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। ठीक, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितने के बराबर होगा? तो जब लाल विलयन को नीला करता है मतलब कि क्षारीय है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा 8 से अधिक होता है, हमेशा 8 से अधिक होता है। और 8 से अधिक वाला ऑप्शन इसमें एक ही है 10, तो ये हो जाएगा 10। फिर पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो इसके शुरुआत में हम बताए थे कि जैसे ही उदर्भ अक्ष है इनको वर्ग बोलते हैं, और आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग है, तो इनकी संख्या 18 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है बॉन्ड CH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो आप लोग कार्बन चैप्टर में पढ़ाया गया है। CHO को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, तो एल्डिहाइड इसका हो जाएगा आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो नहीं वाला कह रहा है। देखिए P बराबर विद्युत शक्ति बराबर I² इंटू R होता है। इसको हम लोग I² इंटू R होता है, इसको हम लोग P बराबर VI भी लिखते हैं, या P बराबर V² बटा R है। ये तीनों जो सूत्र है ये विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला सूत्र है। अब इसके अलावा जो सूत्र होगा वही होगा विद्युत शक्ति को नहीं निरूपित करने वाला। और ये कैसे आया है आप लोग को बताया गया है, जब हम पढ़ा रहे थे तो एक को तोड़ के आप लोग को बताए थे। तो इसमें हो जाएगा आप लोग को IR², क्योंकि विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।